वीडियो सबसे ज्यादा डायरेक्टर्स में रिजल्ट अच्छा है, बड़ी अजीब सी बात है। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग डायनामिक्स का टॉपिक कर रहे थे। हम लोग डायनामिक्स वाला टॉपिक कर रहे थे और पिछली क्लास में हमने जहाँ तक काम करा था, हम वहाँ से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोगों ने डायनेमिक्स में लास्ट टाइम किया था स्टॉपिंग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस। हम वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं और बल्कि हमने सर्कुलर मोशन भी शुरू कर लिया था। सर्कुलर मोशन में हमने ये कॉन्सेप्ट मेंशन किया था कि सर्कुलर मोशन में हमने डिस्कस किया था कि रिजल्टेंट फोर्स, ये वाला रिजल्टेंट फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। हमने आखिरी ये कॉन्सेप्ट लिखा था कि सर्कुलर मोशन में जो रिजल्टेंट फोर्स होती है इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। एग्जाम्पल्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, चलो ये वाली हेडिंग डाल दो, एग्जाम्पल्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, जो इसमें लिखिएगा, लाइन चेंज करके लिखिएगा। नंबर वन, when electrons are orbiting the nucleus, when electrons are orbiting the nucleus, nucleus provides electrostatic force of attraction. Nucleus provides electrostatic force of attraction अब जो एग्जाम्पल थी वो मैंने पिछली क्लास में लिखवा दी थी। मैंने आपको बताया था कि जैसे न्यूक्लियस ऑर्बिट कर रहा हो ना, तो
उसको न्यूक्लियस के सॉरी, अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहा हो तो इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलती है इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को ऑर्बिट करता है तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलती है न्यूक्लियस से। फिर लिखिएगा नंबर 2, व्हेन अ सैटेलाइट, लिखिएगा नंबर 2, व्हेन अ सैटेलाइट, when a satellite is orbiting the earth, when a satellite is orbiting the earth, the gravitational force, the gravitational force provides centripetal force. The gravitational force provides centripetal force. उसके बाद ये वाली डायग्राम बना लो। So what did you say after gravitational force? यहाँ समझो तो मतलब हेडिंग है, हेडिंग डालनी है एग्जांपल्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, उसमें लिखवा रहा हूँ, ये सेकंड एग्जांपल है। So what was the first one? फर्स्ट वन तुम पहले ये कॉपी कर लो, मैं फर्स्ट वन लिखवा देता हूँ, तुम इसको नंबर 1 कर देना और जो भी लिखवाऊंगा नंबर 2 कर देना। अच्छा सर, आपने ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद क्या बोला था? हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, मैंने जो नंबर 1 लिखवाया था मैं उसको रिपीट कर देता हूं। मैंने नंबर 1 लिखवाया था इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स, ये नंबर 1 था, रिपीट कर रहा हूं, नंबर 1 था इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस receive electrostatic force of attraction, receive electrostatic force of attraction, receive electrostatic force of attraction as centripetal force। हाँ, मैं अभी कोशिश करता हूं कि शुरू से बता दूं फ्रॉम द, वरना वो आखिर में आप उसे दोबारा लिखवा लीजिएगा। अच्छा, अब लिखिएगा नंबर 3। देखो, जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है वो ये नोट कर लो कि ये वाली हेडिंग चल रही है, ये वाली। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है वो नोट कर लो कि ये वाली हेडिंग चल रही है।
ठीक है, अब उसमें लिखिएगा नंबर 3, नंबर 3 लिखिएगा कि प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग द सन planets orbiting the sun receive centripetal force from gravity, receive centripetal force from gravity, रिसीव सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रॉम ग्रेविटी। अच्छा, कुछ किताबों में ना ये फॉर्मूला लिखा हुआ होता है, ये फॉर्मूला हमारे कोर्स में नहीं है, आप लोग ये भी कॉपी कर लें स्क्रीन से, ये कोर्स में नहीं है। अब पेज सॉरी पेज बदल दें और ये चैप्टर खत्म हो गया, डायनेमिक्स वाला चैप्टर यहाँ खत्म है, हेडिंग डाल दें मास वेट एंड डेंसिटी, दिस इज आवर नेक्स्ट चैप्टर।
पेज बदल दें और हेडिंग डाल दें मास वेट एंड डेंसिटी, और उसमें सबसे पहले हेडिंग डालें मास। सबसे पहले मास की डेफिनेशन लिख लो। मास की डेफिनेशन क्या है? इट इज द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, लिखिएगा इट इज द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस मास की डेफिनेशन आ गई। मास निकालते कैसे हैं? मास को मेजर करने का एक तरीका है ये वाला, जिसको कहते हैं बीम बैलेंस, और एक और होता है ये वाला जिसको कहते हैं, हम इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड डिजिटल पेन बैलेंस। इंस्ट्रूमेंट्स मैंने एटीपी में कवर कर रहा हूं, इंस्ट्रूमेंट सारे में एटीपी वाले नोट्स में कवर कर रहा हूं। और मैंने अभी पिछले दिनों मास और वेट का एक कंपैरिजन भी आपको पिछली क्लास में कॉपी करवाया था। आपने लिखा मास इज द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, इसके नीचे लिखिएगा कि मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसके नीचे लिखिएगा मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसके बाद हेडिंग डालिएगा वेट। लिखिएगा वेट इज द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, लिखिएगा वेट इज द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, आई एम सॉरी, लिखिएगा वेट इज द पुल ऑफ ग्रेविटी। डेफिनेशन लिखिएगा वेट इज द पुल ऑफ ग्रेविटी, वेट इज द पुल ऑफ ग्रेविटी। वेट इज द पुल ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, वेट मेजर करने के कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं? इसको कहते हैं न्यूटन मीटर, और इससे वेट मेजर होता है। मैंने आपको ग्रेविटेशनल फील्ड पिछली क्लास में समझाई थी, इसकी डेफिनेशन लिखवाई थी, और मैंने आपको उसका बताया था कि ये मास की वजह से होती है। अच्छा, अब आप दो लाइनें छोड़कर हेडिंग डाल दें डेंसिटी, हेडिंग डाल दें डेंसिटी। ये छोटा सा चैप्टर है, मास वेट डेंसिटी छोटा सा चैप्टर है। हेडिंग डाल दें डेंसिटी,
ठीक है, अब डेंसिटी की हेडिंग डालें। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखें, डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। हेडिंग डालें डेंसिटी, उसमें लिखें डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये डेफिनेशन लिख लें। देखो डेंसिटी का ये सिंबल यूज होता है, ये वाला, और ये भी इस्तेमाल होता है। मैंने फॉर्मूला लिखा है। डेंसिटी के दो यूनिट्स होते हैं, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ग्राम पर सीएम क्यूब। 1 ग्राम पर सीएम क्यूब इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। डेंसिटी का ये सिंबल है। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 1 ग्राम पर सीएम क्यूब एट 4 डिग्री। इसको याद कर लेना चाहिए बिकॉज वाटर की डेंसिटी एक बेंच मार्क होता है। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। E is equal to rho
P इज इक्वल टू रो का मतलब है, P इज इक्वल टू रो का मतलब है कि ये उसका सिंबल है। बेसिकली रो एक लैटिन जैसे होता है उस तरह है, रो का मतलब है सिंबल, ये उसका सिंबल है, उसको पढ़ते ऐसे हैं। अब जरा यूनिट कन्वर्जन देखिएगा, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। यूनिट कन्वर्जन्स फॉर वॉल्यूम, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 DM क्यूब, 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 CM क्यूब, इसी को 1 cc भी लिखते हैं। ये वाली लिस्ट कॉपी करिएगा। चलो उसके बाद ये वाला स्केच कॉपी करिएगा, ये वाला स्केच कॉपी करिएगा। सब लोग ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा।
अब डेंसिटी में भी वही चक्कर होता है ग्रेडियंट वाला, चूंकि ग्रेडियंट डेंसिटी है ना, तो अब देखो ए बी सी, सबसे ज्यादा जो ग्रेडियंट है, सबसे ज्यादा जो ग्रेडियंट है वो सी का है। इसका मतलब जो हाईएस्ट डेंसिटी होगी, जो हाईएस्ट डेंसिटी होगी वो इसकी होगी। तो अब आप ये, अब ये वाली स्क्रीन आपने देख ली, इसको कॉपी करने की जरूरत नहीं है। डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर हमारा आज का अगला कॉन्सेप्ट है। डेंसिटी डिक्रीज करती है जब टेम्परेचर बढ़ता है, मतलब अगर तुम किसी चीज को हीट अप करो तो उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। ये वाला कॉन्सेप्ट कॉपी होगा। नहीं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहना तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो फिर रिलेशन होता है ना। आप ये कह सकते हो डेंसिटी बढ़ेगी तो, सॉरी, डेंसिटी कम होगी टेम्परेचर बढ़ेगा जब, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है नंबर भी सेम आए, मतलब अगर तुम इसको डबल कर दो तो ये हाफ हो जाए, ऐसा नहीं है। इसलिए हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का वर्ड यूज नहीं करते। अब इसमें देखो, जब तुम हीटअप करते हो तो टेम्परेचर बढ़ेगा, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो एक्सपेंशन होगी, वॉल्यूम बढ़ेगा। जब वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि डेंसिटी और वॉल्यूम आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी तुम कॉन्सेप्ट ये बनाओ कि जब तुम किसी चीज को गर्म करते हो तो वो एक्सपेंड करता है, जब वो एक्सपेंड करता है तो उसकी डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा।
चलो अब उसके बाद आज का अगला कॉन्सेप्ट देखो। ये कॉन्सेप्ट आपको पास पेपर में कई मर्तबा मिलेगा कि जब हवा गर्म हो जाती है तो ऊपर उठती है और जब हवा कोल्ड होती है तो नीचे आती है। इसीलिए क्या होता है कि वो जो स्प्लिट एयर कंडीशनर होते हैं वो ऊपर लगे हुए होते हैं और रूम हीटर नीचे रखे हुए होते हैं। तो क्या होता है कि वो गर्म हवा खुद ब खुद ऊपर जाती है और कोल्ड एयर सिंक करती है। ये एग्जाम्पल डेंसिटी से रिलेटेड है, तो सब लोग ये वाली एग्जाम्पल कॉपी करिएगा। सर प्रीवियस स्लाइड दिखाना। सॉरी, अच्छा। चलें अब हेडिंग डालिएगा, दो लाइनें छोड़कर, डिस्प्लेसमेंट मेथड टू मेजर वॉल्यूम। सब लोग दो लाइनें छोड़िएगा और ये वाली हेडिंग डालिएगा, डिस्प्लेसमेंट मेथड टू मेजर वॉल्यूम। सर जो आपने ग्राफ दिखाया उसमें वाई वैल्यू वॉल्यूम थी ना? वाई पर डेंसिटी है, एक्स पे वॉल्यूम है। तो सर पहले तो वो लिनियर बन रहा था ग्राफ, हाँ, लेकिन डायरेक्टली अब प्रोपोर्शनल। आपने डेंसिटी और वॉल्यूम को लिंक किया है ना। और इससे पहले आपने जो लिंक करा था वो था मास और वॉल्यूम। मास और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मास और वॉल्यूम जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डेंसिटी डेंसिटी और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो वो तो डिपेंड करता है ना हर चीज के ऊपर कि उसका लिंक क्या है। अच्छा सर, गेट इट, सही सही। ये जो स्केच है, ये जो स्केच है इसमें फर्क है ना। ये वाला स्केच और इससे पीछे वाले आगे वाले स्केच में फर्क है। जब आप एक्सिस बदलते हैं तभी मैंने बराबर में देखो लिंक लिखा होता है ना। जो बराबर में साइड पे मैंने लिखा हुआ है कि डेंसिटी और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो अब आप देखोगे डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। चलो अब दो लाइनें छोड़कर ये वाली हेडिंग कॉपी करो।
ठीक है, अब देखो ये टॉपिक बहुत आसान है, आप इसको देखते ही आपको याद आएगा। ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है कि अगर तुम्हारे पास एक इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट है और तुम्हें उसका वॉल्यूम निकालना है, हाउ मच वॉल्यूम, तो तुम एक सिलेंडर में पानी भरो और उसका वॉल्यूम निकाल लो। फिर ये जो स्टोन है, जो भी ऑब्जेक्ट है, इसको इस सिलेंडर में डाल दो, नया वॉल्यूम आ जाएगा। दोनों दोनों का डिफरेंस निकालो, जो पहला वॉल्यूम था और बाद वाला वॉल्यूम था, पहला वॉल्यूम 7 है, दूसरा वॉल्यूम 9 है, उसका डिफरेंस आ गया 2, तो इसका मतलब है इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम 2 है। ये तरीका बहुत सिंपल है और इससे तुम वॉल्यूम निकाल सकते हो। तो हम करते क्या, एक सिलेंडर में पानी लेते हैं, उसमें उस ऑब्जेक्ट को पुट कर देते हैं। जब ऑब्जेक्ट को पुट करने के बाद नया वॉल्यूम आ जाता है, तो दोनों वॉल्यूम्स को माइनस कर देते हैं। तो आप इसमें लिखिएगा, जो आपने हेडिंग डाली थी उसमें लिखिएगा कि टेक सम वाटर इन अ मेजरिंग सिलेंडर, टेक सम वाटर इन अ मेजरिंग सिलेंडर, take some water in a measuring cylinder, take some water in a measuring cylinder, record its volume, record its volume, record its volume, insert the object in the cylinder, insert the object in the cylinder, record the new volume, record the new volume, record the new volume, subtract the volumes, subtract the volumes, subtract the volumes, subtract the volumes to get the volume of the object, to get the volume of the object, दोनों को माइनस कर देते हैं और उससे ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम आ जाता है। ये वाली डायग्राम आप कॉपी कर लो, ये वाली डायग्राम कॉपी कर लो।
ठीक है, अब हेडिंग डालिएगा, 2 लाइनें छोड़कर रेशो ऑफ मासेस, हेडिंग डालिएगा रेशो ऑफ मासेस। देखो, रेशियो ऑफ मासेस कैसे निकालते हैं? किसी चीज का जो मास होता है वो उसके वॉल्यूम को भरता है। अगर तुम्हें दो चीजों के मासेस का रेशियो निकालना हो तो m1/m2, कोई सी दो साइड्स लो और उसका क्यूब कर दो। अगर तुम्हें किसी चीज में रेशियो ऑफ मासेस निकालना हो, दो चीजों में मासेस का रेशियो निकालना हो, तो तुम उसमें क्या करो कि तुम उसमें दोनों का मास लो और दोनों के मास के लिए कोई एक साइड का रेशियो बनाओ और उसको क्यूब कर दो। ये वाली स्क्रीन कॉपी करो। चलो, अब दो लाइनें छोड़कर हेडिंग डालो, इरेगुलर और एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ये वाली स्क्रीन कॉपी करें, दो लाइनें छोड़कर ये वाली हेडिंग डालिएगा। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, आजकल नए पेपरों में ये नहीं आ रहा, तो हम इसको क्विकली कर सकते हैं। हेडिंग है इरेगुलर और एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर।
देखो अब ये कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट क्या है कि जब तुम किसी चीज को कूल डाउन करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, तमाम चीजों जब आप उनको ठंडा करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, इट्स अ बेसिक फिजिक्स। लेकिन वाटर का एक बड़ा इंटरेस्टिंग बिहेवियर है कि किसी भी टेम्परेचर से 4 डिग्री तक आप उसको ठंडा करो तो वाटर कॉन्ट्रैक्ट करता है। 4 डिग्री से 0 डिग्री तक जाओ तो फर्दर कूलिंग पर वाटर बजाय कॉन्ट्रैक्ट करने के वाटर विल एक्सपेंड। तो किसी भी टेम्परेचर से 4 डिग्री तक लेके जाएं तो वाटर कूल होने पर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन 4 डिग्री से 0 डिग्री तक जाओ तो वाटर कूल होने पर क्या शुरू कर देता है, एक्सपेंड होना शुरू कर देता है। ये एक इरेगुलर बिहेवियर है जो वाटर शो करता है, दिस इज एन एनोमलस बिहेवियर। तो आपने जो लिखा है उसके बाद ये वाली स्क्रीन हेडिंग डालने के बाद ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। So can you please explain this again?
देखो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है ना, ये कॉन्सेप्ट है क्या, बेसिकली सिंपल के पानी को जब ठंडा करते हैं, जैसे आपने पानी की बोतल रख दी फ्रिज में, तो पानी ठंडा होना शुरू करेगा, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो पानी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन 4 डिग्री के बाद एक अनयूजुअल बिहेवियर आएगा कि वाटर बजाय फर्दर ठंडा होने के, वाटर जो है वो बजाय ठंडा होने के वो एक्सपेंड होना शुरू कर देगा, यानी बजाय इसके कि वो कॉन्ट्रैक्ट करे वो एक्सपेंड करेगा। ये अनयूजुअल बिहेवियर है। इसीलिए बहुत सारे, अब तो पाकिस्तान में भी आप देखेंगे कि जो कोल्ड एरियाज होते हैं वहां पर वाटर लेक्स होती हैं, जो वाटर लेक्स होती हैं वो फ्रीज हो जाती हैं सर्दियों में, नीचे पानी होता है लेकिन ऊपर जो है पानी, ऊपर जो है वो एरिया फ्रीज हो जाता है। उसके बाद पेज बदल दीजिएगा। ये वाला चैप्टर यहाँ खत्म हो गया, ये छोटा चैप्टर था। और इसके बाद अब आप पेज बदल दें। अब ये सारे ना क्लास 9th वाले चैप्टर्स हैं। ये चैप्टर काफी आसान है बट इनको रिवाइज करना जरूरी है क्योंकि इनमें मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। आप लोगों ने क्लास 9 से ये चैप्टर पढ़े हुए हैं। पेज बदल दीजिएगा और हेडिंग डालिएगा टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। ये चैप्टर हर साल पेपर में नहीं आता, जैसे डायनामिक्स हर साल आता है, डायनामिक्स हर साल आता है, और इसी तरह से काइनेमेटिक्स हर साल आता है। तो ये हर साल वाला चैप्टर तो नहीं है बट ये काफी रेगुलर आता रहा है, लेकिन हर साल वाला चैप्टर नहीं है। चैप्टर का नाम है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। हेडिंग डालिएगा, पहली हेडिंग डालिएगा इंट्रोडक्शन। देखो कॉन्सेप्ट बनाओ, जैसे तुम दरवाजा बंद करते हो, बाइसिकल चलाते हो, जब तुम फोर्स लगाओ और वो चीज घूम जाए, रोटेट कर जाए, तो इसको फिजिक्स कहती है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। तो आप हेडिंग डालिएगा इंट्रोडक्शन और उसमें लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा इंट्रोडक्शन और उसमें लिखिएगा कि इट इज द, हेडिंग है टर्निंग, सॉरी हेडिंग है इंट्रोडक्शन, उसमें लिखिएगा, सॉरी करेक्शन है, हेडिंग इंट्रोडक्शन में लिखिएगा कि व्हेन फोर्स प्रोड्यूस a rotationary effect, when force produces a rotationary effect, when force produces a rotationary effect, it is called turning effect. चलो अब हेडिंग डाल दो मोमेंट। सबसे पहले मोमेंट की डेफिनेशन लिखो। ये ऑफिशियल डेफिनेशन है, लर्न करनी चाहिए। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्प्लेस डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट। ये वाली डेफिनेशन कॉपी करिएगा।
देखो ये वाला, देखो यहाँ पर पिवट है, ये सीजी है और ये डिस्प्लेसमेंट है और ये वाली चीज जो है वो फोर्स है। तो अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। अब देखो मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि डिस्टेंस हमेशा पिवट से लेना है। m इज इक्वल टू एफ डी, ऐसा यूनिट है न्यूटन मीटर। मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। यूनिट न्यूटन मीटर है और अभी आपने पीछे देख लिया ना, इसके यूनिट न्यूटन मीटर है। अब मोमेंट का मतलब है घुमाना। जैसे आप एक दरवाजा खोलते हैं तो दो ही ऑप्शन है, दरवाजा खोलने का, दरवाजा बंद करने का। मोमेंट्स कैन बी ईदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। मोमेंट या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। अब न्यूटन मीटर पे दो यूनिट्स हैं ओ लेवल में। एक है वर्क का यूनिट जो बेसिकली जूल बन जाता है, और एक है न्यूटन मीटर जो मोमेंट होता है टर्निंग इफेक्ट। न्यूटन मीटर आपको दो जगह दिखेगा। न्यूटन मीटर ओ लेवल में दो जगह दिखेगा, एक तो वर्क के पास है लेकिन वो जूल बन जाता है, दूसरा वो न्यूटन मीटर ही रखते हैं और उसको कहते हैं मोमेंट। तो अब ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी।
ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। जब हम मोमेंट कैलकुलेट करते हैं तो देखो यहां लग रही है फोर्स 50 और ये डिस्टेंस है। हम क्या करते हैं, फोर्स को लेते हैं और डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बड़े सिंपल सी कैलकुलेशन है, मतलब 50 को 0.1 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, अब आज का अगला कॉन्सेप्ट, मोमेंट हमेशा निकालते वक्त कौन सा वाला डिस्टेंस लेते हैं, हमेशा लेते हैं परपेंडिकुलर। अब जैसे तुम्हें नजर आ रहा है ये, अब ये जो तुम्हें नजर आ रहा है ये फोर्स है और यहाँ दो डिस्टेंस है, लेकिन तुमने डी वाला डिस्टेंस लिया, ये वाला क्यों लिया, क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। सब लोग अपने कैमरास बंद रखिएगा और ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। जब भी तुम मोमेंट की कैलकुलेशन करते हो तुम्हें हमेशा डिस्टेंस वो लेना चाहिए जो परपेंडिकुलर हो, लाइक दिस। अब हमारा आज का अगला कॉन्सेप्ट, ग्रेटर द डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट ग्रेटर इज द मोमेंट टर्निंग इफेक्ट। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा पिवट से, टर्निंग इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा।
देखो आपने ये जो कॉपी किया इसका क्या मतलब है, अब जैसे ये स्क्रू ड्राइवर है, इसका एक बहुत लंबा आर्म है, ये स्पेंडल आपको दिख रहा है, ये लंबा आर्म है, इट्स अ लॉन्ग आर्म। और ये जो लॉन्ग आर्म आप देख रहे हो, इस लंबे आर्म को देखो, और इसको आप यूज करके कम फोर्स लगा के चीजें खोल सकते हो। इसको कहते हैं स्क्रू जैक। वो जो गाड़ी पंक्चर हो जाती है ना, और आप उसको उठाते हैं, तो जब गाड़ी पंक्चर हो जाती है आप उसको पिक करते हैं, तो ये जो अपरेटस है इसको कहते हैं स्क्रू जैक। इसमें भी फोर्स का आसानी है। फिर आपने ये इंस्ट्रूमेंट देखा है क्रेन, इसमें भी ये रूल है, इसका एक बहुत लंबा आर्म होता है जो लोड उठाने के लिए आसानी से लोड उठा लेता है। तो आपने जो लिखा था उसमें लिखिएगा फॉर एग्जाम्पल स्क्रू ड्राइवर, फॉर एग्जाम्पल स्क्रू ड्राइवर, फॉर एग्जाम्पल स्क्रू ड्राइवर कॉमा, कॉमा डाल के लिखिएगा स्क्रू जैक, कॉमा डाल के लिखिएगा स्क्रू जैक। Sir, how does this relate to moment? देखो ना, मोमेंट से इस तरह रिलेटेड है कि जितना लंबा आर्म होगा, ये वाला देखो, जितना लंबा आर्म होगा उस मशीन की पावर उतनी बढ़ जाएगी। वैसे तो आप किसी गाड़ी को नहीं उठा सकते, लेकिन गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाए और आप ये गाड़ी के नीचे लगाकर एक लंबी रॉड से घुमाते हैं तो गाड़ी उठ जाती है। अब इतना लोड कैसे उठ सकता है, उसमें वही रूल है ना, इसके पीछे वही रूल है, ग्रेटर द डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट ग्रेटर इज द मोमेंट। जितना लंबा फोर्स आर्म होगा, ये वाला जितना लंबा आर्म होगा उसका जो उसकी जो एबिलिटी है वो उतनी ज्यादा होगी। तो अच्छा, आप कॉमा डाल के लिखिएगा लॉन्ग आर्म ऑफ अ क्रेन, कॉमा डाल के लिखिएगा लॉन्ग आर्म ऑफ अ क्रेन, लॉन्ग आर्म ऑफ अ क्रेन। चलो अब दो लाइनें छोड़कर हेडिंग डालिएगा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, देखो कॉन्सेप्ट बनाओ कि अगर कोई चीज बैलेंस है, जैसे तुम्हें ये रॉड देखने, अगर कोई चीज बैलेंस हो तो बैलेंस कैसे हो सकती है कि जो क्लॉकवाइज मोमेंट है, इधर जो मोमेंट लग रहा है और इधर जो मोमेंट लग रहा है, ये दोनों मोमेंट्स आपस में बराबर हों। अगर किसी चीज पे दो मोमेंट्स लग रहे हों, दोनों तरफ से मोमेंट्स बराबर हों, तो इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। यानी कॉन्सेप्ट ये बनाओ, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, इसका क्या मतलब है, अगर कोई चीज बैलेंस है तो इसका मतलब है कि क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे आप बाइसिकल चलाना सीखते हैं ना, कई लोगों ने सीखी होगी, तो आप देखते हैं बाइसिकल दोनों तरफ हिलती है, लेकिन अगर बाइसिकल बिल्कुल बैलेंस हो जाए, जब आप सीख लेते हैं और बाइसिकल बिल्कुल सीधा चलती है,
तो जब आप बाइसिकल को देखते हैं कि बाइसिकल बिल्कुल सीधा चल रही है, तो हम उसको फिजिक्स में कहते हैं, फिजिक्स में उसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, यानी अब ऑब्जेक्ट बैलेंस हो गया। तो अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। If the algebraic sum of all the moments acting on an object taken on a common pivot is zero, the object is said to be in equilibrium. ये तो एक वर्डिंग है ना। अगर तुम इस कॉन्सेप्ट को कभी समझना चाहो तो तुम ऐसे सोचो, इमेजिन करो कि तुम एक बाइसिकल चला रहे हो या मोटरसाइकिल चला रहे हो और तुम उसको बैलेंस करो। अब जब तुम उसको बैलेंस कर लोगे तो फिर तुम कहोगे कि अब तुम इक्विलिब्रियम में हो। इक्विलिब्रियम का मतलब है बैलेंस्ड स्टेट। अब देखो ये कैसे होता है, जो मोमेंट क्लॉकवाइज है, ये वाला जो क्लॉकवाइज मोमेंट है और जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, ये दोनों बराबर हो जाते हैं। लाइन चेंज करके नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा कि अच्छा ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी, ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा।
देखो F1 D1 देखो अब तुम इसको लिखोगे कैसे, F1 D1 इज इक्वल टू F2 D2। इसको लिखने का एक और तरीका, ये जो सिंबल है ये वाला, ये रिजल्टेंट कहलाता है। रिजल्टेंट मोमेंट इज इक्वल टू 0, ये भी आप लिख सकते हैं इस तरह भी। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी, अब ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। नीचे लिखिएगा सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। देखो ऐसे लिखना, जब ये लिखा हुआ है ना ये वाला, अब इसके आगे लिखना द सम ऑफ द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल टू द सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स। ये जो ऐसे लिखा हुआ रेड में, ये कॉपी होगा। पूरी स्क्रीन कॉपी नहीं करनी, सिर्फ ये जो लिखा हुआ है ना जो सेंटेंस, ये कॉपी होगा। sum of clockwise moments is equal to the sum of anti-clockwise moments। जैसे ये बैलेंस हुआ है, अब इसको कहते हैं बीम बैलेंस। जैसे ये क्रेन बैलेंस है इस वक्त, जैसे ये वाली क्रेन, इसको कहते हैं हार्बर क्रेन। ये बड़ी क्रेन होती है जो बड़ी बड़ी चीजों को पिक करती है, ये भी बैलेंस है। चलो अब हेडिंग डालना, 2 लाइनें छोड़कर हेडिंग डाल दो, कॉन्सेप्ट ऑफ काउंटर मोमेंट। सब लोग ये वाली हेडिंग डालिएगा। ठीक है, अब जरा देखो कॉन्सेप्ट ऑफ काउंटर मूवमेंट क्या है। हम लोग जैसे इस रॉड को देख रहे हैं, इस रॉड में यहाँ पर एक मास लगा हुआ है जो आगे और पीछे जा सकता है। इसको कहते हैं काउंटर वेट। इसका फायदा क्या होता है कि तुम इसको आगे भी कर सकते हो, पीछे भी कर सकते हो, ताकि तुम इस लोड को बैलेंस कर लो। इसी तरह तुम इसको देख सकते हो, ये जो रोड के ऊपर बैरियर बने हुए होते हैं आजकल, इस बैरियर के पीछे एक लोड लगा हुआ है। ये जो लोड है, दिस इज कॉल्ड काउंटर वेट। काउंटर वेट क्या करता है
कि जैसे एलिवेटर है, लिफ्ट है ना, तो उसमें आप जहां खड़े होते हैं दैट्स कॉल्ड लिफ्ट रूम। अब आप उसको ऊपर कैसे लेकर जाएंगे? यहां पर एक लोड है, अगर आप उस लोड को नीचे कर दें तो लिफ्ट रूम ऊपर चला जाएगा। अगर आप लोड को कम कर दें और लोड ऊपर चला जाए तो लिफ्ट रूम खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। इसको कहते हैं काउंटर वेट। काउंटर वेट का फायदा क्या होता है कि काउंटर वेट के जरिए आप किसी भी चीज को बैलेंस कर सकते हैं। अगर काउंटर वेट ना हो तो फिर तो कोई भी चीज टॉपल हो जाएगी। तो हेडिंग है कॉन्सेप्ट ऑफ काउंटर मूवमेंट, उसमें लिखिएगा it is necessary, लिखिएगा it is necessary to have a counter movement it is necessary to have a counter movement so that the object can be balanced. To balance the object, आप उसमें फॉर एग्जाम्पल लिखकर ये पहले वाली एग्जाम्पल कॉपी करिएगा। दिस इज अ रोड बैरियर। आपने देखा होगा ये रस्सी खोलते हैं तो ये बैरियर ऊपर चला जाता है, फिर ऊपर जाके रुक जाता है। तो इस बैरियर का फायदा क्या होता है कि इस काउंटर वेट के जरिए ये बैरियर एक हाईएस्ट पोजीशन पे जाके ना रुक जाता है। तो ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। चलिए नंबर 2, एलिवेटर। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। अब इसमें देखो इस तरह की क्रेन्स होती हैं। अब ये जो कैलकुलेशन होती है काउंटर मोमेंट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इसमें अगर गलती हो तो बहुत मेजर प्रॉब्लम आ सकता है, कोई भी डिवाइस इससे डैमेज हो सकती है।
अब जिन लोगों ने इस एनिमेशन को देखा वो मेरा कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि वो छोटी सी क्रेन को जब पिक कर रहा था, नीचे रख रहा था, तो वहां पर उससे गलती हुई कि वो जो छोटी क्रेन है, ही वाज थिंकिंग कि इतनी छोटी क्रेन इतनी बड़ी क्रेन को कैसे हिला सकती है। लेकिन मोमेंट में तो ये इशू नहीं होता, वहां साइज का मसला तो नहीं होता। वो तो सिंपल सा प्रॉब्लम है कि अगर आपने मोमेंट बढ़ने दिया और उसको काउंटर नहीं किया, तो फिर तो एक, देखो ना, जैसे स्क्रू जैक होता है, वो पूरी गाड़ी को उठा लेता है। तो ये असल में इशू ये है कि आपने अगर काउंटर वेट नहीं दिया तो जो ऑब्जेक्ट है वो टॉपल होगा। हेलीकॉप्टर्स में भी यही होता है। आपने देखा होगा, एक फैन ऊपर लगा होता है, एक फैन पीछे होता है, ताकि दो मोमेंट्स लगे हुए हों, वरना जो ऑब्जेक्ट है वो टॉपल कर जाएगा। तो आज का काम हम यहाँ तक रोकेंगे, ये चैप्टर अभी चल रहा है और हम इसको इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे।